हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, तो कुछ कंडीशंस थी जिसमें बताया गया जो प्रकाश होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, और कुछ घटनाओं में बताया गया कि जो प्रकाश होता है वो कण की भांति व्यवहार करता है। तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है वो प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित चैप्टर है। ठीक है, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है वो प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित होता है। जैसे बताया गया, जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो द्वैती होती है, ड्यूअल नेचर होता है प्रकाश का। कुछ घटनाओं में प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति है। ठीक, कुछ घटनाओं में ये किसकी भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति, और कुछ घटनाओं में जो प्रकाश है वो हमारा किसकी भांति व्यवहार करता है, कण की भांति। ठीक है, तो जो प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत है, दोहरी है। वो कुछ घटनाओं में तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है। तो जो तरंग प्रकृति है, तरंग भी आपकी दो होती है, एक होती है आपकी अनुदैर्ध्य और एक आपकी होती है अनुप्रस्थ। तो सबसे पहले जो परावर्तन था, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, ये हमारे जो चार गुण हैं वो प्रकाश की अनुदैर्ध्य तरंग पर आधारित है। किस पर? अनुदैर्ध्य। ये जो हमारे चार गुण हैं ये प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति पर आधारित है। जो पहले माना गया था कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, और अनुदैर्ध्य के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की गई। लेकिन जो प्रकाश का एक गुण और होता है, उस गुण को हम लोग बोलते हैं ध्रुवण। जो ध्रुवण होता है, ध्रुवण की व्याख्या प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति के आधार पर नहीं की गई, वो की गई प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर अनुप्रस्थ। जब प्रकाश के ध्रुवण गुण की व्याख्या अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर की गई, फिर शेष जो आपकी व्याख्याएं हैं कौन सी? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। इन सबकी जो है व्याख्या वो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति के आधार पर की गई, जिससे माना गया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो प्रकाश का जो ध्रुवण गुण है वो हमारी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश तरंगे हमारी कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो इस बात को दर्शाता है कि प्रकाश तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो जो ध्रुवण गुण होता है वो दर्शाता है कि प्रकाश तरंगे हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सी तरंगे हैं? तो प्रकाश हमारी कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन सी? अनुप्रस्थ। तो ये तरंग पर आधारित गुण थे जो हम लोगों ने पढ़ा। कण प्रकृति पर आधारित जो गुण होता है वो हमारा होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश की कण प्रकृति पर आधारित गुण प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है प्रकाश की द्वैती प्रकृति। क्वेश्चन होता है प्रकाश की द्वैती प्रकृति, दोहरी प्रकृति क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, दोहरी होती है। कुछ घटनाओं में प्रकाश तरंग के आधार पर तथा कुछ घटनाओं में प्रकाश कण के आधार पर व्यवहार करता है। तो प्रकाश जैसे अनुप्रस्थ, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की गई, जबकि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या किसके? कण प्रकृति के आधार पर की गई। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश की दोहरी प्रकृति से आप क्या समझते हो, तो हम लिखेंगे प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर की गई, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो
दोहरी होती है। ठीक है, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमारा क्या होता है। तो इसके बारे में जो हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन, इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा दी थी। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, हम जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो यहां से बताया इन्होंने कि जैसे हमारी कोई धातु है, ये धातु की सतह है, ठीक है, ये हमारी कोई धातु है, धातु। तो इन्होंने बताया कि ये जो धातु होता है, अगर इस धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है एक निश्चित आवृत्ति का, ठीक है, ये जो निश्चित आवृत्ति होती है, इस निश्चित आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। ये जो निश्चित आवृत्ति होती है, इस निश्चित आवृत्ति को हम लोग कौन सी आवृत्ति बोलते हैं, देहली आवृत्ति, और ये समस्त धातुओं के लिए अलग अलग होती है। तो बताया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, कहा गया जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु पर किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होगा, जब किसी धातु की सतह पर एक हम निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे, और ये जो निश्चित आवृत्ति होती है, इस निश्चित आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। और इस देहली आवृत्ति का जो मान होता है वो प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब किसी धातु पर एक हम निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होने लगता है। और यही जो घटना होती है, ये घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, और ये जो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश द्वारा उत्सर्जन हुआ है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहती है, उस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो धारा बोलते हैं। बात समझ में आई। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पूर्ण परिभाषा कही जाए तो हम क्या कहेंगे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है, तथा धातु की सतह से उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो बहने वाली धारा होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत धारा या फोटो धारा कहलाती है। ठीक है, अब यहीं से अगर एक बात और हम लोगों ने पढ़ा, एक शब्द और आया, देहली आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या होती है, इसका मान जो होता है, हमने बताया देहली आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति होती है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति हमारी होती है प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वही उत्सर्जन, वही आवृत्ति आपकी क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। या आप कह सकते हो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके, वही आवृत्ति आपकी कौन सी आवृत्ति कहलाएगी, देहली आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर देहली आवृत्ति पर प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है तो इसका मतलब है प्रकाश की आवृत्ति इससे अधिक होगी
तो उससे तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और अगर आवृत्ति क्या हो जाएगी, देहली आवृत्ति से कम होगी, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं हम यहां से जो अधिक आवृत्ति का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, अर्थात जैसे प्रश्न हमने कहा, क्या कहा कि एक धातु की सतह पर, एक धातु की सतह पर 6 हर्ट्ज का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा गया, धातु की सतह पर 6 हर्ट्ज का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये प्रश्न कहा गया आपका कि एक धातु की सतह पर जब हम 6 हर्ट्ज का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है 4 हर्ट्ज, 5.5 हर्ट्ज, 6.5 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, 9 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे कहा गया कि एक धातु की सतह पर जब 6 हर्ट्ज का प्रकाश डाला, हमने 6 हर्ट्ज का प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। अब प्रश्न में आप कैसे कह रहा है, क्या इस धातु की सतह पर 4 हर्ट्ज का, 5.5 हर्ट्ज का, 6.5 हर्ट्ज का, 7 हर्ट्ज का, 9 हर्ट्ज का, 8 हर्ट्ज का प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि इतनी आवृत्ति पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जैसे 6 हर्ट्ज पर हो रहा है, पर 6 हर्ट्ज का प्रकाश अगर हम धातु की सतह पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यही आवृत्ति आपकी कहलाएगी देहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, इस आवृत्ति को हम लोग कौन सी आवृत्ति बोल देंगे, देहली आवृत्ति बोल देंगे। अब जितनी भी आवृत्ति 6 हर्ट्ज से अधिक होगी, 6 हर्ट्ज से अधिक होगी, उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और जितनी दी गई आवृत्ति 6 हर्ट्ज से कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वह निश्चित आवृत्ति जिस पर या जिससे अधिक पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वही आपकी क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। अर्थात धातु की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, और कम आवृत्ति की तुलना में अधिक आवृत्ति का प्रकाश अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, तो ये 6 हर्ट्ज देहली आवृत्ति हो गई। अब इसमें दिए गए मान में हम देखते हैं 6.5 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, 9 हर्ट्ज और 8 हर्ट्ज। ये जो इतना दिया गया प्रकाश है ये क्या है, देहली आवृत्ति से अधिक है। क्या है, देहली आवृत्ति से अधिक है। तो ये दिया गया जो प्रकाश है वो देहली आवृत्ति से अधिक है, इसलिए इन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और इससे कम, अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। बात समझ में? ठीक, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि देहली आवृत्ति क्या है और इस पर आधारित किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहीं से पढ़ते हैं आगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ये हमारे 5 पॉइंट है। कितने? 5 प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम के 5 पॉइंट है जो आपको याद करना है। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो ये चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा।
ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 3 नंबर्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं। तो हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्टन ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने नियम दिए थे। हम आपको इस नियम को आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से समझाएंगे। देखिए, जो आइंस्टीन महोदय ने थे, आइंस्टीन महोदय ने बताया जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है और प्रत्येक बंडल की ऊर्जा जो होती है, उन्होंने कहा था E बराबर होती एच न्यू। E बराबर कितनी होती, एच न्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटान। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो इस छोटे बंडल होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है ना। और इन बंडलों को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर होती एच न्यू के। E बराबर किसके होती, एच न्यू के। जहां E है आपका प्लांक नियतांक और न्यू होती है, क्या होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। एक बार ध्यान से समझना है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां से बताया गया कि जो फोटान होती है वो फोटान की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती H प्लांक नियतांक है। H क्या है आपका, प्लांक नियतांक है। ठीक, तो आपतित फोटान की ऊर्जा जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी वो फोटान की ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर। ठीक, तो और दूसरी बात, एक बात और समझते हैं, जो फोटानों की संख्या होती है, फोटानों की संख्या वो अनुक्रमानुपाती होती तीव्रता की। ठीक, फोटानों की जो संख्या होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी फोटानों की संख्या उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तीव्रता जितनी अधिक फोटानों की संख्या उतनी ही अधिक। ठीक, तो जो आइंस्टीन महोदय ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, प्रत्येक बंडल की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। जब यह प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो इसमें उपस्थित प्रत्येक फोटान, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को, अर्थात एक फोटान जो होगा, एक फोटान वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। एक फोटान क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा और फोटान अपना अस्तित्व खो देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस ऊर्जा को ग्रहण करेगा और धातु की सतह से क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक, तो यहां से अब आपको पता चला फोटानों की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती होती, तीव्रता की। प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी फोटानों की संख्या उतनी ही अधिक। अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो सपोज दैट हम मान लेते हैं 10 फोटान है तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे, 10 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे। क्या जरूरी नहीं है सभी 10 इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आए, हम मान लेते हैं अगर 10 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इन्होंने कहा था आइंस्टीन ने कि जब प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, प्रत्येक बंडल की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। जब यह प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो इसमें उपस्थित फोटान प्रत्येक धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो रूपों में व्यय करेगा, एक तो करेगा धातु की सतह से बाहर आने के लिए और शेष किस रूप में व्यय करेगा, अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय करेगा। जैसे मान लीजिए फोटान ने 16 जूल ऊर्जा दी, फोटान ने कितनी ऊर्जा दी, 16 जूल। ठीक, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। कितने जूल, 5 बाहर निकलने के लिए। तो बताइए गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 11 जूल हो जाएगी। बात समझ रहे हो। अगर फोटान 18 जूल ऊर्जा दे रहा है, 5 जूल बाहर निकलने के लिए है, तो शेष कितनी बचेगी, 13 जूल गतिज ऊर्जा के रूप में बचेगी। अगर फोटान 19 जूल ऊर्जा दे रहा है, 5 जूल बाहर निकालने के लिए है, तो कितने जूल ऊर्जा बचेगी इसके पास, 14 जूल हो जाएगी। बात समझ रहे हो हमारी।
तो इसी पर आधारित हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो सबसे पहला नियम क्या बताया था? इन्होंने बताया था प्रथम नियम कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर होती है, दर अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, 10 उत्सर्जित हो रहे हैं, 20 उत्सर्जित हो रहे हैं, वो निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता की। किस पर निर्भर करती? प्रकाश की तीव्रता की। कैसे भाई निर्भर करेगी? क्योंकि तीव्रता जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फोटानों की संख्या उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। फोटान उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? ऊर्जा देंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? बाहर आएंगे। ठीक, तो पहला नियम क्या निकला कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। बात समझ में आई? अगर कैसे नहीं समझ में, एक बार और समझ लें कि प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, फोटानों की संख्या उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, और फोटानों की संख्या उतनी अधिक होगी तो उतनी ही संख्या में फोटान इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे, और उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? बाहर आएंगे। ठीक, तो पहला नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित फोटानों की जो संख्या होती है वो क्या करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम अगर हम बात करते हैं, अभी आपको हमने बताया जो फोटान होता है जब वो अपनी ऊर्जा देता है तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूपों में व्यय करेगा, धातु की सतह से बाहर आने के लिए और शेष अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक, और फोटान की ऊर्जा हमने आपको बताया किसके अनुक्रमानुपाती होती? प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती। तो देखिए, प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, आवृत्ति जितनी अधिक, फोटान की ऊर्जा उतनी ही अधिक। फोटान उतनी ही अधिक ऊर्जा किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे अभी हमने कहा कि धातु की सतह से बाहर आने के लिए 5 जूल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की आवश्यकता है। धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक, अब फोटान जो है, हमने क्या किया? अब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई, फोटान की ऊर्जा 16 जूल हो गई। फोटान की ऊर्जा कितनी हुई? 16 जूल। बाहर निकलने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता है? 5 जूल। तो बताइए कितना शेष बचेगा? 11 जूल। कितनी शेष बचेगा? 11 जूल ऊर्जा किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। ठीक, हमने क्या किया? प्रकाश की आवृत्ति को और इंक्रीज किया, और बढ़ा दिया। जो आवृत्ति बढ़ी तो फोटान की ऊर्जा भी क्या हुई? बढ़ गई। पहले हमने माना 16 जूल, अब इतनी कंडीशन में हमने कितने मान लिया? 18 जूल हो गया। कितना हुआ? 18 जूल हो गया। कितनी आवश्यकता है? 5 जूल की। तो शेष कितनी बचेगी? 13 जूल बच जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में। फिर हमने प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई तो हमारी ऊर्जा बढ़कर हो गई 20 जूल। कितनी जूल आवश्यक है? 5 जूल। कितने जूल शेष बचेगी? 15 जूल। ठीक, तो दूसरा रूल क्या हुआ कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, दो नियम हो गए। तीसरा इन्हीं का कॉम्बिनेशन। अब बात समझो हमारी, जैसे हमने कहा संख्या इलेक्ट्रॉनों, प्रकाश की हमने तीव्रता बढ़ा दी, तीव्रता बढ़ा दी, फोटानों की संख्या हो गई 100। कितने हो गई? 100। और जब फोटान ही कितने इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे? 100 इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहा धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता है? 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी है हमारी? 4 जूल। तो बताइए, है तो फोटान 100 और सबकी ऊर्जा कितनी है? 4 जूल। बाहर निकलने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता है? 5 जूल। तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। अर्थात तीसरा रूल क्या है कि धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा रूल, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति, देहली आवृत्ति से कम होगी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक, क्योंकि भाई जैसे हमने कहा न्यू बराबर, अभी बताया था क्वेश्चन, 6 हर्ट्ज की आवश्यकता है, इतने प्रकाश की आवश्यकता है। देहली आवृत्ति आपकी 6 हर्ट्ज है और 5 हर्ट्ज बताइए पड़ रहा है, 5 हर्ट्ज निकल पड़ रही है, प्रकाश आपतित हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा? नहीं होगा। तो चौथा रूल, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, पांचवा रूल की बताया गया कि
पर आपतित प्रकाश और उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होगी। अर्थात जैसे ही, ऐसा नहीं है कि धातु पर इलेक्ट्रॉन गिरे, अब धातु थोड़ी देर गर्म हो तब इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नहीं है। जैसे ही धातु पर प्रकाश गिरेगा तुरंत ही धातु से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होने लगेगा। ठीक है, ये रूल हमारा 5वां रूल है। तो 5 हमने नियम पढ़े प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के। एक बार हमको रिपीट कर लेते हैं। पहला नियम क्या है, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा रूल, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा रूल, धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। चौथा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और 5वां रूल आपका क्या है, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश तथा उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप देंगे। प्रश्न हमारा है, एक धातु की सतह पर नीला प्रकाश, पीला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा? ठीक, बैंगनी, नीला, लाल, हरा, जामुनी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न रंगों में से कौन सा रंग जो होगा वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।